गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। हमारा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए हाजिर हुए हैं सुबह सुबह। लेकिन सबसे पहले देखिए देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी स्टार्टअप कारोबारियों के साथ आज मीटिंग करेंगे। स्टार्टअप कारोबारी 6 विषयों पर प्रेजेंटेशन भी देंगे। ये देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पीएम की कोशिशों का हिस्सा है। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप कारोबारियों से संवाद करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल के आवास पर जैविक खेती योजना का शुभारंभ करेंगे। शनिवार को अमित शाह ने गौ पूजन, भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। शाह ने ट्वीट करके लिखा, सनातन धर्म में गौ पूजन को महत्वपूर्ण माना जाता है। चुनाव आयोग आज आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रैलियों पर लगी रोक पर समीक्षा करेगा। कोरोना महामारी के चलते आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए सभी तरह की रैलियों पर रोक लगा दी है। साथ ही कोरोना के हालात को देखते हुए चुनाव आयोग की आज महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक होनी है। समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली के दौरान भीड़ जुटने पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। एसपी नेताओं और करीब 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक इंस्पेक्टर को भी निलंबित किया गया है। रैली के दौरान जुटी भीड़ को लेकर हजरतगंज इलाके के एसपी और एसडीएम से इसे लेकर सफाई मांगी गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर उनकी कैंपेन लड़की हूं, लड़ सकती हूं की पोस्टर गर्ल ने ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने कहा, मुझे यूज किया गया। कांग्रेस में सारे टिकट प्री प्लान है, सिर्फ दिखावे के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। गोवा में आपके डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी कैंपेन माना जा रहा है। विजन इंडिया 2047 को लेकर आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह विशेषज्ञों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने बताया, पीएम ने निर्देश दिया कि सभी मंत्रालय और विभाग विजन इंडिया 2047 के लिए एक दस्तावेज तैयार करेंगे ताकि इस दशक के लिए लक्ष्यों और संबंधित परिणामों की पहचान की जा सके। देश में कोरोना वायरस के नए केसों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। देश भर में 2,64,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इसके साथ ही देश भर में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 12,72,073 हो गई है। बीते एक सप्ताह तक केसों में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के नए मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले एक दिन में 89,578 सैंपल की जांच में सिर्फ 30% सैंपल कोरोना संक्रमित मिले हैं। फिलहाल वीकेंड पर दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,317 नए मामले मिले हैं, जो गुरुवार के मुकाबले 17% कम है। बीते 24 घंटों में मुंबई में कोरोना से 9 मौतें हुई हैं, तो वहीं 84,352 एक्टिव केस है। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 20.60% है। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस को लेकर भारत के लिए चेतावनी जारी की है। यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में डेल्टा वेरिएंट से अप्रैल से जून के बीच में 2.4 लाख लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि आने वाले वक्त में इस तरह की स्थिति जल्द ही पैदा हो सकती है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में खराब मौसम के चलते हादसा होने की बात सामने आई। पायलट के भटकने के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह बताया जा रहा है। 26 जनवरी के करीब आते ही देश के कई राज्यों में बम धमाके की साजिशें शुरू। शुक्रवार को कश्मीर के नौहट्टा में प्रेशर कुकर बम बरामद हुआ। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में 3 किलो विस्फोटक मिला, हालांकि सुरक्षा बलों ने इसे डिफ्यूज किया। अमृतसर और छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी आतंकी और नक्सलियों की साजिशें नाकाम की गई। राजस्थान के अलवर मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने दावा किया है कि मूक बधिर लड़की से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। अस्पताल में पीड़िता से मिलने के बाद सांसद दिया कुमारी ने कहा कि बहुत बुरी दरिंदगी हुई है, आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वर्धा नरकंकाल मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक डॉक्टर, 2 नर्स और एक बच्ची के माता पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस को शव और मिलने का शक है। अस्पताल परिसर में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर बने तनाव का द्विपक्षीय व्यापार पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ा है। सीमा पर तनाव के बीच 2021 में दोनों देशों का व्यापार $25 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। इस दौरान भारत का व्यापार घाटा भी बढ़कर $89 अरब हो गया है।
पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने इसे लॉन्च किया। इस नीति में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। वहीं सेना को मजबूत करना भी एक मुख्य एजेंडा है। इस सुरक्षा नीति में देश के विकास में जनता की भागीदारी पर जोर दिया गया। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट ने सिंहासन पर अपने 50 साल पूरे कर लिए। इस खुशी में महल में एक छोटा कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन कोविड को देखते हुए किसी भी तरह के जश्न पर सितंबर के महीने तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2014 में हुए एक मतदान में डेनमार्क के 80% लोगों ने राजशाही का समर्थन किया था। माली में सरकार के समर्थकों ने शुक्रवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ने माली पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। माली के लोग इन प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं। माली पर ये प्रतिबंध चुनाव टाले जाने की वजह से लगाया गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ रिश्तों का सम्मान करते हैं। रूसी विदेश मंत्री का कहना है कि हमने भारत के साथ रिश्तों को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का एक लेबल खास वजह से दिया है। अर्जेंटीना के पेटागोनिया प्रांत के जंगलों में आग लग गई है। तेज हवाओं की वजह से आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग लगातार रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रही है। आग की वजह से कई अहम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तापमान ज्यादा होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में लगी आग लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के वर्जिन ऑर्बिट के रॉकेट ने सफलतापूर्वक 7 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट को कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया। वर्जिन ऑर्बिट आगे भी इस तरह के मिशन की तैयारी में है। वर्जिन ऑर्बिट ने कहा कि इन सभी सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में भेजा गया है। कजाकिस्तान में अब हालात शांतिपूर्ण है। लगातार हिंसक प्रदर्शन के दौरान कजाकिस्तान में जमकर तोड़फोड़ की गई। हालात को संभालने के लिए रूस ने CSTO की सेना भेजी है, लेकिन अब हालात सही होने के बाद CSTO सैनिकों ने कजाकिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के साथ पूरी दुनिया उन पलों को नहीं भुला पाई है जब तालिबान ने देश की सत्ता पर कब्जा किया था। उसी दौरान अमेरिका ने एयरलिफ्ट के दौरान हंगामे में खोया अफगान बच्चा मिल गया, जिसके बाद उसे परिवार को लौटा दिया गया है। इस बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। टेनिस खिलाड़ी जोकोविच के समर्थन में सर्बिया में प्रदर्शन जारी है। उधर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जोकोविच का वीजा दूसरी बार रद्द कर दिया है। जोकोविच के वैक्सीनेटेड न होने की वजह से सारा विवाद खड़ा हुआ, जो अब तूल पकड़ चुका है। जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में आइसोलेशन में रखा गया है। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो हमसे और आपसे सरोकार रखती है। देश में कोविड के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं, बेलगाम बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को जो आंकड़ा सामने आया है उससे ऐसा लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक की ओर बढ़ रही है। देश भर में 2,64,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां 24,383 लोग संक्रमित हुए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,317 नए मामले मिले हैं, जो गुरुवार के मुकाबले 17% कम थे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर यह है कि कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तमाम एहतियातों के बावजूद इस पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। देश भर में इस वक्त जो कोविड का आंकड़ा है वो 2,64,000 के पार चला गया है, जबकि अकेले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में करीब 24,383 लोग कोविड से संक्रमित हैं। और कोविड के मामले देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में जिस तरह का आंकड़ा हमें देखने और समझने को मिल रहा है, उससे यह साफ हो चला है कि तीसरी लहर बस बेहद करीब है। देश में कोरोना वायरस के नए केसों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को जो आंकड़ा सामने आया उससे ऐसा लगता है कि कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक की ओर बढ़ रही है। देश भर में 2,64,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इसके साथ ही देश भर में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 12,72,073 हो गई है। राहत की बात यह है कि इसी एक दिन में 1,09,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है। गुरुवार को देश भर में 2,47,000 मामले मिले थे। बीते एक सप्ताह में केसों में तेजी से इजाफा देखने को मिला था और नए केस मिलने का आंकड़ा 1 लाख से बढ़कर 2.5 लाख तक पहुंच गया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस को लेकर भारत के लिए जो चेतावनी जारी की है वो डर पैदा करने वाली है। यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर यानी डेल्टा वेरिएंट से अप्रैल से जून के बीच में 2,40,000 लोगों की मौत हुई और अर्थव्यवस्था में सुधार प्रभावित हुआ। और दिल्ली में भी कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अभी भी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जल्द ही कोविड के बढ़ते मामलों पर लगाम लगेगी। 1 मिनट में ये पूरी खबर समझिए।
दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के नए मरीजों की संख्या में भी कमी आई है, लेकिन यह कमी जांच में गिरावट आने की वजह से है। अगर गुरुवार और शुक्रवार की तुलना करें तो करीब 19,000 सैंपल की जांच में कमी आई है, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या में 4,000 तक की गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले एक दिन में 79,578 सैंपल की जांच में 30.64% सैंपल कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके चलते 24,383 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 34 मरीजों की मौत हुई है। इनके अलावा 26,236 मरीजों को छुट्टी दी गई है। इससे पहले 13 जनवरी को 98,832 सैंपल की जांच की गई थी और उसमें 29.21% यानी 28,867 लोग कोरोना संक्रमित मिले थे। इस आधार पर देखें तो पिछले एक दिन में जांच कम होने की वजह से नए मरीजों की संख्या में कमी आई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने उम्मीद जताई है कि मामले में जल्द ही गिरावट आनी शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या स्थिर हो गई है। और मुंबई वालों के लिए राहत की खबर है। राहत की खबर इसलिए कि यहां पे कोविड के मामले लगातार गिरते जा रहे हैं। मौजूदा जो आंकड़ा है वो कहता है कि कुल मामले हैं 84,000 के करीब हैं। 1 मिनट के जरिए इस रिपोर्ट में समझिए कि मुंबई में कोविड को लेकर किस तरह की स्थितियां हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,317 नए मामले मिले हैं, जो गुरुवार के मुकाबले 17% कम है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 9 मौतें हुई हैं। मुंबई में 84,352 एक्टिव केस हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 54,924 कोविड टेस्ट हुए हैं, जो एक दिन के मुकाबले 12.86% कम है। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 20.60% है, जबकि अभी तक कोरोना के लिए रिजर्व बेड 16.8% ही हैं। मुंबई में गुरुवार को 13,702 कोरोना केस सामने आए थे, जबकि कोविड से 6 मौतें हुई थी। मुंबई में एक्टिव केस की तादाद 95,123 तक पहुंच गई है, जबकि कुल कोविड टेस्ट 63,031 गुरुवार को पिछले 24 घंटे में हुए हैं। गुरुवार को 21.73% कोविड पॉजिटिविटी रेट था, जबकि कुल उपलब्ध कोविड बेडों में से सिर्फ 17.3% भरे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप्स के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। 10:30 बजे करीब ये मीटिंग होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप कारोबारियों के साथ पीएम संवाद करेंगे। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप्स के साथ आज मीटिंग करेंगे। स्टार्टअप कारोबारी पीएम के सामने 6 विषयों पर प्रेजेंटेशन भी देंगे। ये इंटरेक्शन देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की लगातार कोशिशों का हिस्सा है। आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप कारोबारियों से पीएम संवाद करेंगे, जिसमें इनोवेशन राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्पेस, उद्योग, सुरक्षा, फिनटेक क्षेत्रों के स्टार्टअप इस बातचीत में हिस्सा लेंगे। 150 से ज्यादा स्टार्टअप को 6 वर्किंग ग्रुप में बांटा गया है, जिनमें ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, भविष्य की तकनीक, निर्माण में चैंपियन बनाना और सतत विकास शामिल है। बातचीत का उद्देश्य ये समझना है कि देश में इनोवेशन पर जोर देकर स्टार्टअप किस तरह राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम का आयोजन 10 से 16 जनवरी तक किया जा रहा है। पीएमओ ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए स्टार्टअप की क्षमता में पूरा विश्वास रखते हैं। और दावोस शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को संबोधित करने वाले हैं और इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के दिग्गज नेता शामिल होंगे। 1 मिनट के भीतर इस पूरी खबर को समझिए। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन दावोस शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वर्चुअली संबोधित करेंगे। 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें वैश्विक नेता 2022 के लिए विश्व को लेकर अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरी बार डिजिटल तरीके से हो रहा है। इस कार्यक्रम का विषय विश्व के हालात हैं। मोदी के अलावा इस सम्मेलन को जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट एल येलेन समेत अनेक वैश्विक नेता संबोधित करेंगे। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब ने कहा, हर कोई उम्मीद कर रहा है कि 2022 में कोविड-19 महामारी और उससे उत्पन्न संकट धीरे धीरे कम होने लगेगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन समेत बड़ी वैश्विक चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। और यूपी चुनावों को लेकर दिल्ली में 19 जनवरी तक भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर सकती है। साथ ही साथ गोवा, पंजाब और बाकी राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए भी लिस्ट
की जाएगी। 1 मिनट के भीतर इस पूरी खबर का कंटेंट समझिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। इन राज्यों में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। 19 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के उम्मीदवारों पर पार्टी मुहर लगाएगी। इस बैठक में चुनावी राज्यों के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सीएम समेत आला नेता हिस्सा लेंगे। चुनावी मौसम में नेता पाला बदल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। ऐसे में पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी बागी नेताओं को मनाने की, और जो दूसरे दलों से पाला बदलकर पार्टी में आ रहे हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की। उधर चुनाव आयोग आज आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रैलियों पर रोक लगाने की समीक्षा करेगा। कोरोना महामारी के कारण आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर रोक लगा दी थी और सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की इजाजत दी गई थी। निर्देशों के तहत राजनीतिक दलों को कोई भी पदयात्रा, साइकिल यात्रा या रोड शो निकालने पर रोक लगी है। कोरोना के हालातों को देखते हुए चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक है, जिस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी होगी। और गोवा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन के गोवा दौरे पर हैं। यहां पर वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। पूरी खबर देखिए 1 मिनट के भीतर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करेंगे। गोवा में आपके डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी कैंपेन माना जा रहा है। इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर पंजाब, उत्तराखंड और गोवा के विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। अरविंद केजरीवाल के यहाँ डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने के बाद चुनावी प्रचार में तेजी आएगी। आपको उम्मीद है कि इस बार वो गोवा में बढ़त बना पाएंगे। वर्तमान में गोवा में बीजेपी की सरकार है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों में 40 में से 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। भाजपा 2 विधानसभा क्षेत्रों बोनालिम और नुवेम में अपने चुनाव चिन्ह पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बेनालिम और नुवेम विधानसभा क्षेत्र के लोग परंपरागत रूप से गैर भाजपाई उम्मीदवारों के लिए मतदान करते हैं। यह दोनों ईसाई बहुल सीटें हैं। बीजेपी गोवा में अपने 23 विधायकों के साथ शासन कर रही है, क्योंकि 4 विधायक माइकल लोबो, अलीना सल्दाना, कार्लोस अल्मेडा और प्रवीण जांटे ने पार्टी और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा टीएमसी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी 14 फरवरी को होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें आज तमाम प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। 1 मिनट के भीतर पूरी खबर समझिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। बैठक में 70 सीटों पर चर्चा हुई। पार्टी ने आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। बैठक के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 70 सीटों पर चर्चा और लगभग सभी नामों को उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है। आज केंद्रीय चुनाव समिति के सामने उम्मीदवारों के नामों को रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हरीश रावत के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर भी चर्चा हुई। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया जा सका और बताया जा रहा है कि हरीश रावत के लिए केंद्रीय नेतृत्व ही अंतिम फैसला करेगा। उम्मीद लगाई जा रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से सभी 70 सीटों पर सहमति बनने के बाद अब कांग्रेस पार्टी जल्द ही सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार देगी। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार से पहले गुरुवार को भी रात 11:30 बजे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें गुरुवार को करीब 30 से 40 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बनी और फिर बची हुई सीटों पर शुक्रवार को चर्चा हुई। और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा दर्ज किया गया कल समाजवादी पार्टी के कार्यालय में। स्वामी प्रसाद मौर्य औपचारिक रूप से शामिल हुए, जिसमें हजारों की तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। पूरी खबर क्या है 1 मिनट में समझिए। कोरोना को, कानून को, सिस्टम को, प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को सीधी चुनौती देने वाली ये हनहनाती हुई तस्वीर सामने आई है लखनऊ से। ना तो कोरोना का डर, ना तो किसी के चेहरे पर मास्क, ना 2 गज की दूरी है। पता नहीं ये कैसी मजबूरी है। हाय रे चुनाव, वोटों की इस लड़ाई में जान की परवाह भी पीछे रह गई है। अखिलेश यादव के मंच पर क्या नहीं था, सब कुछ था, बस नियमों को थोड़ा किनारे रख दिया गया था। पहले लाल टोपी और लाल साफे में हाथ मिलाने का दौर चला, फिर विक्ट्री साइन दिखाने का दौर चला। वैसे तो अखिलेश यादव टेक्नो फ्रेंडली हैं, लेकिन वर्चुअल रैली वाले मसले पर उनका हिसाब किताब ठीक नहीं लग रहा।
भव्य मंच पर लगे पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था वर्चुअल रैली और प्रेस वार्ता। यह अखिलेश यादव का नया स्टाइल है, जहां उन्हें लगा कि सिर्फ पोस्टर पर ही वर्चुअल लेने से सब वर्चुअल हो जाएगा। और देश और दुनिया की तमाम 25 बड़ी खबरों के बाद अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट खत्म हो गया। हालांकि जब भी इस मुकाबले को याद किया जाएगा तो ऋषभ पंत के शतक के लिए नहीं, जबकि डीआरएस से जुड़े विवाद के लिए। पूरी खबर देखिए। ये मामला करीबी है, ये मामला करीबी है और अश्विन ने डीन एल्गर को जाल में फंसाया भी है। केप टाउन टेस्ट में आग बबूला हुए हिंदुस्तान के कप्तान विराट कोहली। Focus on your team as well while they shine the ball, not just the opposition, trying to catch people all the time. Whole country playing against 11 guys. What about them boys? डीन एल्गर को जीवन दान मिलने पर भारतीय खिलाड़ियों का गुस्सा आया सामने। That is impossible. क्या तकनीक का सहारा लेकर दक्षिण अफ्रीका में टीम इंडिया के साथ हुआ धोखा? And wickets missing. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन टेस्ट से आई इन तस्वीरों से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टेस्ट मैच के तीसरे दिन आर अश्विन की गेंद पर डीन एल्गर को अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दिया, जिसके बाद टीम इंडिया जश्न मनाने लगी। को जाल में फंसाया भी है। लेकिन अंपायर के इस फैसले के खिलाफ एल्गर ने डीआरएस लिया, लेकिन जो नतीजा सामने आया उसने सभी को चौंका दिया और एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। फर्स्ट इंप्रेशन में ये बहुत क्लोज लगा। डीआरएस से दिखा कि गेंद एल्गर के घुटने से नीचे लगी थी, लेकिन स्टंप के ऊपर से जा रही थी। एक स्पिनर की गेंद जो बल्लेबाज के घुटने से नीचे लगे और उसके बाद वो स्टंप के ऊपर से निकल जाए, इसे देखकर टीम इंडिया से लेकर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हर पूर्व क्रिकेटर हैरान हो गए। I'm going to ask you to overturn your decision from out to not out. खुली आंखों से कोई भी बता सकता था कि गेंद आसानी से स्टंप पर जा लगी, लेकिन हॉक आई में तो यही नजर आया कि गेंद स्टंप के ऊपर से निकल जाए। को जाल में फंसाया भी है। डीआरएस के इस फैसले से भारतीय क्रिकेटर और कप्तान विराट कोहली मैदान पर काफी भड़क गए। गुस्से में आग बबूला हो चुके विराट स्टंप माइक्रोफोन के पास गए और वहां जाकर उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स पर अपनी भड़ास निकाली। Focus on your team as well while they shine the ball, not just the opposition, trying to catch people all the time. विराट चाहते तो जहां खड़े थे वहीं से ये बात कह सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी आवाज ठीक से स्टंप माइक में कैद हो, जिससे पूरी दुनिया उसे सुन पाए। Focus on your team as well while they shine the ball, not just the opposition, trying to catch people all the time. टीम इंडिया के उप कप्तान केएल राहुल की आवाज भी स्टंप माइक में सुनाई दी, जिसमें वो कह रहे थे कि पूरा देश मिलकर 11 खिलाड़ियों के खिलाफ खेल रहा। Whole country playing against 11 guys. Whole country playing against 11 guys. तकनीक खेल की बेहतरी के लिए शामिल की जाती है, लेकिन जब तकनीक से ही ऐसे फैसले सामने आएंगे तो सवाल खड़ा होना बनता भी है। खैर, अब तो ये टेस्ट हो गया। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनने का सपना इस बार भी सपना ही रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बात की है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में ये बहुत क्लोज लगा। और मॉर्निंग प्राइम टाइम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं खबरें लगातार जारी। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।